25 नवंबर 2025 की ये कहानी हरियाणा प्रदेश के एक गांव से शुरू होती है, जहां अचानक गांव के सरपंच के प्रतिनिधि द्वारा एक खास व्यक्ति के पास एक सख्त संदेश भेजा जाता है। संदेश ये था कि उसके बेटे ने गांव की एक लड़की से शादी कर ली है और शादी के बाद दोनों गांव में ही रह रहे हैं, जो गांव की परंपराओं के खिलाफ माना जाता है। सरपंच के प्रतिनिधि ने साफ साफ कह दिया कि इस तरह की शादी गांव के लड़कों और लड़कियों पर गलत प्रभाव डाल सकती है और अगर गांव में कोई वारदात होती है तो उसकी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर होगी। उसे चेतावनी दे दी गई कि उसके बेटे और बहू को किसी भी कीमत पर गांव छोड़ देना चाहिए, वरना 8 दिन बाद होने वाले पंचायत खुद फैसला करेगी और फिर उनकी एक नहीं चलेगी। अब ये बात सुनकर यह व्यक्ति अपने घर लौट जाता है और बेहद परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे डर था कि उसके बेटे और बहू पर संकट मंडरा रहा है। ये चेतावनी ऐसे ही नहीं दी गई थी, क्योंकि इसी गांव में कुछ ही समय पहले एक ऐसा कत्ल हुआ था जिसकी गूंज अखबारों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर लगातार सुनाई दे रही थी और सरपंच का नाम भी चारों तरफ उछाला जा रहा था। और इसी वजह से और इसी डर से सरपंच ने पहले ही चेतावनी देने की कोशिश की थी। अब आज की इस कहानी के जरिए हम समझेंगे कि ये कत्ल किसका हुआ था, क्यों हुआ था और क्यों ये मामला पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ था। तो कहानी शुरू होती है 19 नवंबर 2025 की रात करीब 9:40 बजे। रोहतक जिले के एक गांव में निर्मला देवी के घर के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। आवाजें तेज होती जाती है तो निर्मला देवी अपने बेटे साहिल से कहती है कि जरा सीसीटीवी कैमरे में देखो, आखिर इतनी बेचैनी क्यों है। साहिल तुरंत मोबाइल निकालता है और लाइव फुटेज पर नजर डालता है और कहता है कि माँ, 4 आदमी घर के दीवार के पास दिखाई दे रहे हैं। निर्मला देवी घबराकर दरवाजा चेक करती है तो दरवाजा बंद था। उसी वक्त घर में साहिल की बहन शबनम अपने कमरे में सो रही थी, जबकि भाभी सपना दूसरे कमरे में सो रही थी क्योंकि वो बीमार थी। अब निर्मला देवी, साहिल का छोटा भतीजा और एक और व्यक्ति एक कमरे में बैठा हुआ था और लगातार सीसीटीवी फुटेज पर नजर डाल रहा था। घर में पहले से ही डर का माहौल था, इसलिए उन्होंने एहतियात के तौर पर कैमरे लगा रखे थे। अब यहाँ पे अचानक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज होती है और ये गोली चलने की आवाज थी। आवाज सुन सबसे पहले तुरंत बाहर की ओर दौड़ता है साहिल और देखता क्या है कि 4 लोग उसकी भाभी सपना के कमरे की ओर बढ़ रहे हैं और लगातार गोली चला रहे थे। साहिल उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक गोली उसके पेट पर जाकर लगती है। उसकी चीख सुनकर अब निर्मला देवी भी दौड़ पड़ती है और साहिल को खींचकर कमरे के अंदर ले जाती है और अंदर से कुंडी लगवा देती है। घर में कुल 4 गोलियां चलाई जाती है। हमलावरों के हथियार बीच बीच में जाम हो रहे थे, इसलिए वो उतनी गोलियां नहीं चला पाए जितनी वो चलाना चाहते थे। घर के अंदर से चीख पुकार बाहर तक निकल रही थी, जिस वजह से गांव के लोग भी जागने लगे और घर के बाहर जमा होने लगे। डर के मारे हमलावर स्कूल की दीवार फांदकर भाग निकलते हैं। जब गांव वाले अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साहिल खून से लथपथ जमीन पे पड़ा हुआ था और दूसरी तरफ सपना के कमरे में उसकी लाश थी। उसके पेट में गोली लगी थी और मौके पर ही उसकी मौत हो चुकी थी। तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस मौके पे पहुंची और साहिल को तुरंत पीजीआई रोहतक भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने 3 घंटे की सर्जरी के बाद उसके पेट से गोली निकलवा दी। उसकी हालत गंभीर थी, लेकिन स्थिर बताई जाती है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को चेक की, जिसमें 4 चेहरे और उनकी कद काठी साफ साफ दिखाई दे रही थी। पुलिस के लोग उन्हें पहचानते हैं। उनमें सबसे आगे जो था वो था संजू, यानी कि सपना का सगा बड़ा भाई, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाकी उसका साथी राहुल, अंकित और गौरव था। पुलिस ने जब वजह तलाशनी शुरू की तो कहानी पहुंचती है कई साल पहले, जब सपना और सूरज गांव के ही स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ते थे। दोनों बचपन से ही एक दूसरे को दिल दे बैठे थे, लेकिन घर वाले को इस रिश्ते से सख्त आपत्ति थी। कक्षा 8 तक आते आते बात दोनों परिवार में फैल जाती है और पंचायतें भी यहाँ पे बैठने लगती है। सूरज और उसका छोटा भाई साहिल की पढ़ाई तक छुड़वा दी जाती है, ताकि दोनों परिवार का संपर्क जो है वो कम हो जाए। अब सूरज और साहिल मजबूरी में शहर जाकर ऑटो चलाने लगते हैं। इसी दौरान पिता की मौत हो जाती है और पूरा परिवार का बोझ दोनों भाइयों पर आ जाता है। सूरज को बस एक ही इंतजार था कि वो 18 साल का हो जाए और सपना भी बालिग हो जाए, ताकि दोनों शादी कर सके। साल 2022 में दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं और 22 मार्च 2022 को कोर्ट मैरिज कर लेते हैं।
सपना अपने परिवार के खिलाफ जाकर सूरज के साथ खड़ी रहती है और खुद पुलिस सुरक्षा मांगती है। फिर 2023 में सपना एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम देव रखा जाता है। लड़की का परिवार उसके साथ हर रिश्ता खत्म कर लेता है। ना भाई बहन का प्यार, ना त्योहार, ना कोई त्योहार की शुभकामनाएं, सब कुछ खत्म हो जाता है। उधर सूरज की बहन शबनम की शादी करवाने के लिए सूरज के परिवार ने गांव के सरपंच और पुलिस से मदद मांगी ताकि कोई तनाव ना हो। फिर शादी होती है, पर सिर्फ एक ही महीने बाद शबनम के पति की मौत हो जाती है और वो विधवा हो जाती है और अपने घर आके रहने लगती है। अब सूरज की पत्नी सपना जब गांव में रहने लगी तो उसके भाइयों तक रोज ये ताने पहुंचने लगे कि तुम्हारी बहन ने अपने ही गांव के लड़के से शादी कर ली, एक बच्चा भी हो गया और तुम मामा भी बन गए हो। अब ये सब बातें जो थी वो सपना के भाई संजू के अंदर जहर की तरह भरती रही। वो गुस्से में आग बन चुका था और इसी आग ने उसे अपराधियों के संपर्क में ला दिया, जहां उसे हथियार मिल गए। अगले 20 दिनों तक वो और उसके साथी घर की रेकी करते हैं और मौका मिलते ही 19 नवंबर की रात को वो हमला कर देते हैं सूरज के घर वालों पर, जिसमें सूरज के भाई साहिल को गोली लगती है और सूरज की जो पत्नी थी सपना, उसकी यहाँ पे हत्या कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो असली निशाना था वो सूरज था, यानी कि सपना का पति, जो उस दिन घर पर था ही नहीं। इसलिए उन्होंने सपना को गोली मार दी और साहिल को भी मारने की कोशिश की। अब यहाँ पे पुलिस ने तुरंत पीछा किया क्योंकि यहाँ पे अंदेशा ये था कि संजू सूरज को मारने फिर जाएगा। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी में संजू और उसके साथी पुलिस पर गोली चलाते हैं। मुठभेड़ होती है और इसी मुठभेड़ में संजू और उसके साथी के पैरों में गोलियां लगती है। फिर उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल लाया जाता है और बाद में जेल भेज दिया जाता है। उधर सपना का पोस्टमार्टम कर उसका अंतिम संस्कार उसके पति संजू के हाथों से किया जाता है। पूरा गांव यहाँ पे अब सदमे में है क्योंकि ये ऑनर किलिंग का मामला था और इसी घटना के चलते सरपंच ने दूसरी शादी प्रेम विवाह करने वाली जो जोड़ी थी उसको गांव में रहने से रोकने की चेतावनी देनी पड़ी थी ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी वारदात ना हो। अब यहाँ पे पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उधर साहिल की हालत में भी सुधार बताया गया है। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है बल्कि समाज को जागरूक करना है। ऑनर किलिंग जैसी कुप्रथा आज भी जिंदा है और इसे खत्म करने के लिए हमें मिलकर आवाज उठानी चाहिए। अब सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।